नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। पिछले कई दिनों से शंभू बॉर्डर पर जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, जिस तरह से पंजाब के किसानों ने प्रदर्शन के नाम पर डेरा जमाया हुआ है, आई शुड से सो कॉल्ड किसान। कभी खालिस्तान और भिंडरावाले के गुब्बारे उड़ाए जा रहे हैं, जिस तरीके से दिल्ली कूच के बहाने सो कॉल्ड किसान वहाँ बदअमनी फैला रहे हैं। किसी से छिपा-ढका नहीं रहा अब। बल्कि ये साबित हो गया कि ये सारा तमाशा उन लोगों की साजिश है जिन्हें ये डर है कि अब मोदी तीसरी बार सत्ता में आ रहे हैं। इसमें विदेशी ताकतों के अलावा अपने यहाँ के भी कुछ लोग हैं। अपने यहाँ के वो लोग हैं जिनके पास कोई मुद्दा नहीं है। विदेशी ताकतें वो हैं जिन्हें भारत की सफलताओं से, विकास से डर लग रहा है, क्योंकि भारत एक बढ़ती ताकत के रूप में उभर रहा है। हमारी इकॉनमी का ग्राफ बढ़ रहा है, हमारी सेना मजबूत हो रही है और इसके पीछे मोदी के बड़े फैसले हैं, उनका बड़ा कद है और आंदोलन के ज़रिए पंजाब के मुँह पे कालिख पोतने की कोशिश की गई है। अगर केंद्र सरकार ने कुछ कड़े फैसले ना लिए होते, तो सो कॉल्ड किसान ना जाने क्या कर देते। आज मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं, सरपंच मीका गिल जी। इन्हीं से जानते हैं कि किसान आंदोलन का सच क्या है। मैं उन्हें जोड़ लेती हूँ अपने साथ। नमस्कार गिल साहब। नमस्कार जी, मनविंदर जी। और नमस्कार सभी भाइयों को, जो श्रोता को जो मीका जी, आप गाँव के सरपंच हैं और आपके साथ सिक्योरिटी इश्यू है, इसलिए आपके साथ मेरा कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा था। आप अपने बारे में मेरे दर्शकों को अपने आप से बताइए कि आप क्या करते हैं? कहाँ से हैं? मेरा नाम सरपंच मीका गिल है। मेरा गांव है गिल, जो बिल्कुल लुधियाने के साथ जुड़ा हुआ है। लुधियाना से सिर्फ 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। अगर मैं कहूँ कि लुधियाना आधा मेरे गिल गांव की ज़मीन पे बना हुआ है, तो ये कोई अतकथनी नहीं होगी, ये सच्चाई है। और यहाँ का हमारे एक जीएनई गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज है लुधियाना का, बहुत मशहूर कॉलेज है। यहाँ बहुत से स्टूडेंट पढ़ के बड़े-बड़े ऊँचे ओहदों पे जाके उन्होंने काम किया है। तो गिल गाँव की आबादी है जो वो 25,000 है, लेकिन इससे पहले उसमें से 17 पंचायतें और निकल चुकी हैं गिल गाँव में से। तो अब इसकी जो पॉपुलेशन है वो तो है 25,000 के करीब, और जो मेरी वोट है, हमारे वोटर हैं, वो तकरीबन 5,000 थे पिछली बार। अब ज़्यादा बढ़ गए होंगे, 5,500 हो गए होंगे जी। आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि किसान आंदोलन के बारे में आपकी क्या राय है? क्योंकि आप किसान बैकग्राउंड से हैं। बिल्कुल जी। देखिए, पंजाब है जो, ये धरना प्रदर्शन की धरती बन चुकी है पिछले काफ़ी समय से। पंजाब के लोग ये समझ ही नहीं पा रहे। इनके ऊपर थोड़े दिनों बाद एक नया मुद्दा खड़ा हो जाता है, एक नया मुद्दा जख्म बन के आता है। तो जब तक वो जख्म भरने की ये पंजाबी कोशिश करते हैं, तो एक उससे बड़ी चीज़ सामने आ जाती है। जैसे पिछली बारी ये सिर्फ 3 कानून थे। कानून गलत नहीं थे, हम आज भी कहते हैं कानून गलत नहीं थे। वो कानून किसान के फेवर में थे, लेकिन जो यहाँ की लीडरशिप है हमारी पंजाब की, बीजेपी की, वो किसानों तक ये बात पहुँचता ही नहीं कर सकी कि भाई ये कानून इस तरीके से सही है, इस तरीके से ये सही नहीं है। समझाना तो लीडरशिप ने था, गांव-गांव जाके कोई ऐसे सोर्स पैदा करते कि वो जाके समझाते। दूसरी तरफ अगर उनको भड़काने का काम कर रही हैं, तो हमारी किसान जथेबंदियां कर रही हैं। उनके किसान जथेबंदियों के पीछे बैठे, उनके चाहे उनको शेल्टर करते हैं, चाहे उनको कोई मदद करते हैं, फंड देते हैं, कुछ भी है कि कुछ खालिस्तानी एलिमेंट्स आ जाते हैं। कुछ यहाँ की जो सरकार होती है, जैसे अब आम आदमी पार्टी की सरकार है, और कांग्रेस भी सत्ता में नहीं है। पिछली बार कांग्रेस उस टाइम सत्ता में थी, जो पिछली बार आंदोलन हुआ। तो ये भी पूरी अच्छी चंगी तरह से शेल्टर करते हैं, अच्छी तरह से किसानों को, कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी की सरकार की तरफ वो कभी उसके फेवर में न जाएं, विपरीत ही रहें। वो उनको सेंट्रल गवर्नमेंट को हमारा दुश्मन ही माने। अब देखिए,
1984 में दरबार साहब पे अटैक हुआ हमारे श्री अकाल तख्त साहब पे, तो उसकी जिम्मेदार कौन थी? सेंटर सरकार कांग्रेस की, श्रीमती इंदिरा गांधी थी वहां प्रधानमंत्री। तो इतने ही लोग नासमझ हो गए हैं कि पिछली बार पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार के कहने पे जो दिल्ली को मोदी जी के बीजेपी के उल्ट चले गए। तो धरना प्रदर्शन की धरती पंजाब बन चुका है। मुद्दे तो हमारे बहुत हैं, कभी ये मुद्दा आ गया, कभी वो मुद्दा आ गया, मुद्दे खड़े रहेंगे, लेकिन जो पीछे वाले मुद्दे हैं वो मुद्दे बन के ही खड़े रह जाते हैं। नित नई कोई मुसीबत पंजाब पे आ जाती है, और जो किसानों को भड़का के या किसी और को भड़का के, जैसे ये किसान एजिटेशन चल रहा है, ये सिर्फ एक एमएसपी के लिए हमने एजिटेशन कर दिया जी, इतना बड़ा आंदोलन शुरू कर लिया। एक टोटल 4 किसानों की मौत हो गई और उनमें से एक नौजवान भी है। तो जो सीनियर है, जो किसान जथेबंदी है, पिछली बारी 32 जथेबंदियों ने इकट्ठ किया हुआ था अपना, इकट्ठी थी, वैसे तो इकट्ठी नहीं है, अब आज भी नहीं है, एक साथ इनकी एकजुटता नहीं है किसान जथेबंदियों की। इस बार सिर्फ 3 जथेबंदियों ने कॉल दे दीजिए, तो परेशान कौन हो रहा है? हमारे किसान भी हो रहे हैं, हम भी हो रहे हैं, आम जनता भी हो रही है। तो बस यही वजह है हमारी तो कि पंजाब एक धरना प्रदर्शन वाली धरती बन गया। हमारे किसान कहते हैं, किसान किसान तो भोले हैं बेचारे, उनको तो पता ही नहीं ना। जो किसान आगू हैं वो बहुत चुस्त चालाक हैं, और उनके पीछे जो एलिमेंट्स चल रहे हैं अलग अलग तरह के, जहाँ कोई सरकार उनको शेल्टर करती है, उनका तो मोटिव एक ही है ना कि 2024 में मोदी जी दोबारा ना आए। लेकिन इनके रुकने से रुकने वाले थोड़ी हैं मोदी जी। जो उन्होंने अपने काम कर दिए, सिख कौम के लिए कर दिए, सारे देश के लिए कर दिए, विदेशों में हमारी एक अलग पहचान बना दी भारत की। कहीं हमारे प्रधानमंत्री साहब देखे थे विदेशों में ऐसे घूमते, जब ऐसे सीना तान के खड़े होते? हमने तो देखे नहीं कभी। तो इसी बात से इनको जलन है, तो सभी इकट्ठे होके एक ही बात पे लगे हुए हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट को, बीजेपी सरकार को, मोदी जी को टारगेट करके लोगों को भड़काया जाए। तो आगे आप और क्वेश्चन कर लीजिए। मीका जी, आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये जो पंजाब के संगठन हैं, जिन्हें पंजाब में जथेबंदियां कहते हैं, हाँ जी। इनमें आपस में जब बनती नहीं है, तो इनका रोल किस तरीके से आप डिफाइन करते हैं? लोगों को भड़काने में कहाँ-कहाँ से आते हैं ये लोग? देखिए, जथेबंदियां जो हैं। एक जो जत्थेबंदियां हैं जी, इनको पैसा कहाँ से आता है? थोड़े दिन पहले रुलदा सिंह है मानसे का, बहुत बड़ी जत्थेबंदी है रुलदा सिंह की। इस हुँ, किसान एजिटेशन में उसने साफ कह दिया कि हम बिना बुलाए बारात में नहीं जाते। उसकी भी बहुत बड़ी जत्थेबंदी है, और उसने एक अपने जत्थेबंदी के आगू का दूसरी का नाम लेके कहा, थोड़े दिन पहले एक इंटरव्यू दी, कि हमको जो लोगों ने राशन दिया था हमने उसको बेच के इसको गाड़ी लेके दी है। तो आप समझ सकते हो कि इनके पास पैसा कहाँ से आता है। किसान जथेबंदियों ने सभी ने अपने अलग अलग ग्रुप बनाए हुए हैं। ये एक ग्रुप क्यों नहीं बना रहे हैं? सारा पैसे का रौला है। ये किसानों का रौला नहीं है, कोई किसानों की मांगों की कोई मुसीबत नहीं है, कोई किसानों को प्रमोट नहीं कर रहे ये किसानों के लिए हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, सिर्फ अपनी चाहत की। जैसे जो हमारे लखोवाल ग्रुप है, अजमेर सिंह लखोवाल का, वो अजमेर सिंह जी जब भी रहे हैं कैबिनेट रैंक में रहे हैं। बादलों ने उनको, बादल सरकार ज्यादा टाइम रही है पंजाब में, तो उन्होंने उनको कैबिनेट रैंक में रखा हुआ था जी। अब उनका बेटा ऑपरेट करता है भारतीय किसान यूनियन को। तो गांव में क्या क्या करते हैं कि जो हमारे ट्यूबवेल होते हैं, इन्होंने ट्यूबवेल के हिसाब से लोगों को पैसे लगाए हुए हैं गांव में, कि तुम्हारे ओह! पास एक ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल होगी मोटर, जहाँ जहाँ से हम पानी की सिंचाई करते हैं। जी, जी, आई तो गॉट इट। हाँ जी, हाँ जी। तो इनको फर्क नहीं पड़ता कि किसी जमींदार के पास 5 एकड़ जमीन है या 10 एकड़ है, वो बात अलग है। इन्हें ट्यूबवेल के हिसाब से पैसे लगाए हैं। हम लेंगे जी 5,000 रुपया एक फसल का, 6 महीने बाद 5,000 फिर लेंगे, जैसे मंथली मंथली होती है। और वो जो 10,000 रुपया आता है जथेबंदी के, क्या काम करती है जी? उससे जथेबंदी कल को उस किसान को शेल्टर करती है। तुम्हारा ट्यूबवेल है, वहां पे कनेक्शन है या नहीं है, तो वो कुंडी लगा लो सीधी बिजली से, तो कोई बिजली वाले की हिम्मत नहीं किसी किसान की आगे कुंडी फड़ ले। कौन हूँ जी? ओह! मैं किसान, मैं फलानी किसान जथेबंदी का, इस किसान जथेबंदी का मैं मेंबर हूँ। और अगर वो कहें जी हमने तो तुम्हारी कुंडी फड़ के लेके जानी है, तो उसी टाइम कॉल कर रही 5-7 सरदार जी आ जाएंगे, हरिये पांगे पगड़ी बांध के,
जिंदाबाद मुर्दाबाद। बिजली वाले तो ऐसे भागते फिरते हैं जैसे वो चोर हों और ये पुलिस हो, बिल्कुल सेम। अगर कोई इन्होंने किसानों ने कोई कर्जा ले लिया, देखिए कोई भी किसान कर्जे से मुक्त नहीं है, अलग अलग तरह से। तो कर्जा ले लिया जी बैंक से, बैंक वाला आ गए, बहुत सी वीडियो आपने देखी होगी, कोई ट्रैक्टर उठाने आ गया इनका, तो घेर लेने हैं जी। उस पैसे से ये उनको शेल्टर करते हैं। हमारे यहाँ पे एक कार्ड बनता है जो सभी टोल पे चलता है, हरियाणा के करनाल तक टोल प्लाजे तक वो किसान कार्ड चलता है। कोई उनको कह दे कि भी नहीं हम नहीं निकालने देंगे, फास्ट टैग लगाओ, कैसे लगाएंगे जी? कह देंगे ये देखो हमारा कार्ड बना हुआ है। और मैंने हर्षवर्धन जी से जब इंटरव्यू की थी, हमने कहा था जी 1,000 रुपया लेते हैं ये कार्ड बनवाने के, बहुत से जथेबंदी वाले फ्री में थोड़ी बना के देते हैं। तो 1,000 का क्या करना है जी? हमने किसान यूनियन के अगर कहीं जाना पड़ गया, ट्रैक्टर ट्राली में तेल डलवाना है, हमने गाड़ियां लेके जानी है, हमारा खर्चा है। यूनियन के आगू डे बाय डे स्ट्रांग हो रहे हैं और किसान डे बाय डे खत्म हो रहा है। जो ये एमएसपी, जी। पहले काले कानून, ठीक है जी, तो वहां जितना पैसा पिछली बार इकट्ठा हुआ तो उसका कोई हिसाब ही नहीं है। कोई मांग के दिखा दे इनसे हिसाब, सुबह मैं मांगूंगा तो मेरे घर के आगे बैठ जाएंगे जी 100 आदमी आके। तो फिर क्या कहेंगे प्रशासन को, इससे लिखती माफी मंगवा के दो जी हमें। तो प्रशासन क्या कहेगा, या तो हम तुम्हारे पे मुकदमा दे देंगे, तुमने इससे पूछा क्यों? अगर वो पूछने का मुकदमा नहीं बनता तो कोई और दे देंगे, नहीं तो भाई हाथ जोड़ के इनसे माफी मांग लो। तालिबान बना रखा है इन्होंने पंजाब को। सही कह रहे हैं। मैं एक चीज़ और समझना चाहती हूँ आपसे कि मोदी जी ने पंजाब का कुछ बिगाड़ा नहीं है, जहाँ तक मुझे लगता है। उन्होंने मैंने सुना जगजीत सिंह जो किसी जथेबंदी के लीडरान हैं, वो कह रहे हैं कि मोदी का ग्राफ गिराना है क्योंकि मंदिर बना दिया है, तो उनका ग्राफ बहुत बढ़ गया है। मतलब मोदी का ग्राफ बढ़ा है तो देश का ग्राफ बढ़ रहा है ना, हर भारतवासी को खुश होना चाहिए। तो इन लोगों को तकलीफ क्या है? लोगों इनको तकलीफ नहीं है, इनके तो सिर्फ कंधे हैं, बंदूक तो किसी और की है। जिनको तकलीफ है आम आदमी पार्टी को, कांग्रेस को, जिनका ग्राफ डे बाय डे नीचे जा रहा है। और ये तो हमारे गांव में भी है, अगर किसी का कोई अपने एक गाड़ी ले आए तो पड़ोसी जलने लग जाते हैं, अरे गाड़ी कहाँ से ले आया भाई, अरे इसने तो मोबाइल भी ले लिया जी, ये कहाँ से ले आए? तो जो जेलियस है ना जी, वो तो हुँ, नीचे से शुरू हो रही है, तो हुँ, पार्टियों में भी वैसी जेलियस है। तो राहुल गांधी जी जब बोल रहे हैं कि जी मंदिर बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो मंदिर के नाम पे वोटें मांगेंगे। भाई तुम्हारे पास भी पावर रही है शुरू से, जब से देश आजाद हुआ तुम्हारे परिवार में पावर रही है, तुमने नहीं मंदिर बना दिया? तुम ईसाई हो गए थोड़ी मंदिर बना दोगे। बहुत सही कह रहे हैं। तो जिनको तकलीफ है वो है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, जिनका ग्राफ डे बाय डे नीचे जा रहा है। पंजाब का मोदी जी ने कुछ नहीं बिगाड़ा, जो कुछ पंजाब के लिए मोदी जी ने कर दिया ना किसी प्राइम मिनिस्टर से हुआ, ना कभी कोई और आने वाला प्राइम मिनिस्टर कर सकेगा। ये दिल से पंजाबियों को मानते हैं, पंजाबियों को अपना बड़ा भाई मानते हैं, लेकिन बड़े भाई क्या कर रहे हैं कि मोदी जी की किसी भी बात को पॉजिटिव लेते ही नहीं है। 6,000 रुपया किसान को मिलता है एक साल में, ये 6,000 रुपया हमारे बहुत से किसानों का एक महीने का खर्चा भी है, परिवार का राशन आ जाता है जो परिवार गरीब है। लेकिन अगर यूपी बिहार में देखे, एमपी में देखे, तो बहुत से किसानों का 3-3 महीने का राशन भी आ जाता है उस 6,000 में से। लेकिन हमारे पंजाब के कुछ लोग क्या करते हैं, वो 6,000 की पीते हैं शराब और गाड़ी निकालते हैं मोदी जी को। बिगाड़ा इन्होंने कुछ नहीं, जिन्होंने बिगाड़ा 1984 वालों ने, कांग्रेस ने अटैक करवाया, इससे बड़ा तो कुछ हो नहीं सकता कि हमारे अकाल तख्त साहब को ढा दिया जी, हमारे गुरु घर के ऊपर अटैक कर दिए, हमारे पंजाब में उसके बाद खाड़कूवाद आया, खाड़कूवाद में आतंकवाद में इतने साल हमारे इतने नौजवान खत्म हो गए। उनको ये कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि कंधे इनके हैं, बंदूक किसी और की है पीछे। सही कह रहे हैं आप। मैंने आपका एक पोस्ट देखा था कि बात सही भी है कि दिल्ली में सिखों का जिस तरीके से जेनोसाइड हुआ, उस पर मोदी सरकार ने ही मरहम लगाई। मैं चाहती हूँ कि दर्शकों को आप बताएँ। देखिए कांग्रेस पार्टी से सज्जन कुमार जी, जगदीश टाइटलर जी और कमलनाथ जी, बहुत से ऐसे नेता थे
जो उस समय जब राजीव गांधी जी ने कहा कि अगर कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती कांपती है, जब 1984 में इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हुई, उनका कत्ल हुआ, उनके अंगरक्षकों द्वारा, जो कि पंजाबी थे, पंजाब के रहने वाले थे, सतवंत सिंह, बेअंत सिंह, केर सिंह। उसके बाद जेनोसाइड हुआ सिखों का, दिल्ली में बहुत ज्यादा मात्रा में हुआ, कलकत्ता, बेंगलोर, यूपी, बहुत सारी जगहों पे हुआ, लेकिन दिल्ली में बहुत बड़ी मात्रा में हुआ। और मुझे ये कहते हुए शर्म आ रही है कि पंजाब में आज भी एक विधवा कॉलोनी है जो सिर्फ सिखों की है। ओ सॉरी, दिल्ली में एक विधवा कॉलोनी है हमारी सिख कौम की। जो आज लोग कहते हैं ना जी कि सिख कौम बड़ी ऊंची कौम है जी, इतने अपनी सभी को संभाल लिया, हमारा मन भरता है। हम उन इंसिडेंट वालों से मिले हुए हैं जिन्होंने 1984 का सिखों का जेनोसाइड हुआ था। हमारे आईएफएस से रिटायर्ड हैं डिप्लोमेट सरदार अमरजीत सिंह जी, आपने उनके बारे में भी सुना होगा। वो आई विटनेस है उस इंसिडेंट के। पहली बार अपने बाल कटवाए उन्होंने, किसी के घर में लुक के जान बचाई। वो कैसा था कि एक बंकर बना हुआ था घर में, उस घर में बंकर में पहले कूलर में बढ़ गए जी, उसके बाद फिर बंकर में बढ़ गए, नीचे टोआ गड्ढा डाला हुआ था, किसी ने टोआ किसी को बचाने के लिए, उसमें 3 रातें उन्होंने काटी वहां पे। तो उस कौम, कांग्रेस ने ये किया, और मोदी, उसके बाद कांग्रेस का राज रहा है ज्यादा टाइम, तो नहीं, कांग्रेस का राज नहीं था तो कॉम्प्रोमाइज में था जी, किसी दूसरी पार्टी को जो समर्थन दे देते थे, तो उन्होंने उनको शेल्टर किया। तो मोदी जी, पहले इनकी सरकार आई तो सज्जन कुमार आज जेल में है, वो दिल्ली सिख जेनोसाइड की वजह से। जगदीश टाइटलर चक्कर काट रहा है कोर्ट के, थोड़े दिनों तक वो भी चला जाएगा। लेकिन हमारी जो सिख कौम है ये बड़ी भूलने वाली कौम बन गई, किसी के एहसानों को भूल रही है आजकल। ये पहले वाली कौम नहीं रही कि जी किसी ने हमारे ऊपर एहसान कर दिया, हम सारी जिंदगी उसके लेखे लगा दी हमने अपनी सारी जिंदगी। नहीं जी नहीं, क्योंकि ये अपने ही मन की तो मान ही नहीं रही ना, इनको तो जो दिखाया जाता है शीशा गलत तरीके से, ये वही मान रहे हैं आजकल। आप ठीक कह रहे हैं, शंभू बॉर्डर पे खालिस्तानी गुब्बारे देखे गए हैं और उसके ऊपर भिंडरावाले का फ़ोटो लगा हुआ है। इनफैक्ट जिस दिन फर्स्ट डे इन लोगों ने डेरा डाला वहाँ, तो बाकायदा भिंडरावाले के झंडे लगे हुए थे और ये भी कह रहे थे कि आपने भी वीडियो देखे होंगे कि दिल्ली नहीं जाने देंगे तो हम लाहौर की तरफ निकल लेंगे। मतलब ये नैरेटिव कैसे गढ़ लिया इन्होंने? देखिए जी, मैंने पहले भी आपको कहा कि इन किसानों के कंधों पे रह जाके गोली चलाने वाले पीछे जो बैठे हैं, जिनकी रफल है, जिनकी गन है, वो है हुँ, खालिस्तानी एलिमेंट्स। जब हुँ, कभी हुँ, भी पंजाब में कोई ऐसा एजिटेशन होता है तो खालिस्तानी एलिमेंट्स हैं, जो गुरपत वंद पन्नू जैसे, और 5 लाख रुपया जो लड़का अभी मरा है उसके परिवार को भी उन्होंने बोल दिया मैं दूंगा। पिछली बार उन्होंने कहा दिया सी, मैं इतने लाख रुपया, इतने लाख डॉलर दूंगा जो लाल किले पे जाके केसरी निशान खालिस्तान का झंडा लगाएगा। तो हुआ भी, लेकिन पैसे उसने किसी को नहीं दिए। दे भी देता होगा, बहुत से लड़के पकड़े भी गए हैं, मेरे गांव भी खालिस्तान जिंदाबाद लिख के गए थे, वो पकड़े गए, उनको 85 लाख रुपया आया हुआ था पन्नू की तरफ से हुँ, अकाउंट्स में हुँ। उनके। तो जा तो रहे हैं हम एमएसपी मांगने, क्योंकि जो भीड़ होती है, किसानों ने कॉल तो कर दी, भीड़ इकट्ठी कर ली, भीड़ पे कंट्रोल कौन करे? तो कुछ उसमें उन किसानों में खालिस्तानी एलिमेंट्स घुस गए। तो उन्होंने जाके जी पहले क्या किया, वहां पे साइन बोर्ड के ऊपर दोनों तरफ लगा दिया हमारा केसरी निशान। ये भी बड़ी बात है कि पंजाब सरकार आंखें मूंद के बैठ रही थी, उनको रोक नहीं रही थी सब कुछ। उन्हें एक तरफ लगा दी अमृतपाल की फोटो, दूसरी लगा दी दीप सिद्धू की फोटो, जो पिछली बारी लाल किले पे तिरंगा उतार के केसरी निशान लगाने वाला गुनाहगार था। जी। अमृतपाल का आपको पता है कि पुलिस स्टेशन में उन्होंने जाके कब्जा ही कर लिया। हुँ, हुँ। तो भिंडरावाले की फोटो, एक लड़का वहां से, मैं वीडियो आपको भेज दूंगा, लड़का लगाते लगाते गिर भी गया नीचे। जी, जी, वो भी सोशल मीडिया पे चल रहा है। तो जा तो रहे हैं, हम एमएसपी मांगने जा रहे हैं, पहले ये तो क्लियर कर लो कि खालिस्तान मांगने जा रहे हैं। हाँ, एमएसपी के बेस में कुछ खालिस्तानी एलिमेंट्स वहां पे खालिस्तान मांगने जा रहे हैं। उनका मोटिव एक ही है कि अभी भीड़ इकट्ठी होगी, जैसे बाहर गुरपतवंत पन्नू क्या करता है,
भीड़ इकट्ठी होती है, वहां 8-10 लड़कों को टी शर्टें बांट देता है, मेरी डाल लो जी। उस टाइम तो आदमी देखता नहीं, पीछे लिखा होता है जी रेफरेंडम 2020 खालसा जिंदाबाद, डाल लेते हुँ, हैं हुँ। फ्री में। किसको टी शर्ट बुरी लगती है कि लाया हो यहाँ बांट दें, तो यहाँ भी सभी डाल लेंगे। हुँ, तो हुँ। वीडियो बनाएंगे तो वहां आएंगे इतने बंदे यार 2020 रेफरेंडम मांग रहे हैं। हुँ, हुँ। तो यही बात यहाँ इन्होंने कर दी। जब झंडे लगे तो लोगों ने उसकी वेशभूषा ही और बन गई। भाई खालसा लेने जा रहे हो क्या एमएसपी लेने जा रहे हो, ये तो क्लियर कर लो। तो किसान जथेबंदियों वाले ने क्या किया, वो जगजीत सिंह डल्लेवाल वो कह रहा है हम जी शांति पूर्वक। तो पहले कहता था जी 10 मिनट में कर देंगे हम बैरिकेड पार, तो भाई हो जाते बैरिकेड पार कर लो। तो मना किसने किया है, फिर रुके क्यों? क्योंकि पंजाब सरकार इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदार है, पंजाब मैं सरकार ने इस उनको वहां पे मैं इकट्ठा होने दिया। मैं इसी हाँ, सवाल पे आ रही थी कि इस पूरे जो सो कॉल्ड इनका आंदोलन है, इसमें भगवंत मान सरकार की भूमिका किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए हरियाणा सरकार ने बॉर्डर पे सभी पे, मैं भी दिल्ली जाके आया हूँ 3-4 दिन पहले। हुँ, हुँ। तो हरियाणा सरकार ने पूरे बैरिकेड लगा के बंद कर दिया जी बॉर्डर्स को अपने। हुँ, चाहे वो यमुनानगर की तरफ हो, चाहे ये शंभू बैरियर की तरफ हो, चाहे खनौरी हो, चाहे वहाँ बहादुरगढ़, दिल्ली वालों ने बहादुरगढ़ के बैरियर बंद कर दे आगे, बहादुरगढ़ से आगे। तो जब वो बंद कर सकते हैं, वो किसानों को घुसने नहीं दे रहे, तो क्या भगवंत मान कुछ भी नहीं कर सकता, वहां से किसानों को उठा नहीं सकता? क्योंकि वो चाहता ही नहीं है उठाना। ग्राफ ही आम आदमी पे पार्टी का इतना नीचे गिर चुका था। जी। पहले काउंसलर, एक काउंसलर की हमारे इलेक्शन नहीं हुई, हमारे मेयर थे जो एक एक हुँ, साल हुँ। ऊपर पेंडिंग होगी इलेक्शन। जी। और उसके उसके बाद हमारी सरपंची की इलेक्शन 2-2 महीने पेंडिंग होगी। हमारे जिला परिषद ब्लॉक समिति की इलेक्शन वो भी 1 साल से ऊपर ज्यादा पेंडिंग हो गई। इलेक्शन कोई करवा नहीं सकते। ग्राफ डे बाय डे जो बातें कही थी, पहले तो आदमी बोल देता है ना, जब पावर में नहीं होता जी ऐसा करूंगा वैसा करेंगे हम, वो कर देंगे, नौकरियां दे देंगे। नौकरियां अनाउंस कर दी, देंगे कहां से? तो अपनी कही बातों पे पूरा नहीं उतर रहे। तो जब जे किसानों के पीछे इनको पंप दे दिया, चलो कोई बात नहीं हम बैठे हैं जी, तो किसान आराम से वहां जाके बैठ गए। बैठने के बाद जब गोली वहां पे सब कुछ हुआ जी, अथरू गैस के गोले आए, जो कुछ भी हुआ, एक किसान की डेथ हो गई। तो डेथ हो गई, वो जो लड़का मरा वहां पे जी, शुभकर्ण सिंह, उसके शुभकर्म मरने सिंह। के बाद उस हाँ जी, उसी के मरने के 10 मिनट बाद इन्होंने बोल दिया जी मैं मुकदमा दर्ज करूंगा जो दोषी है। क्योंकि आप समझ सकते हो कि जिनका ग्राफ नीचे जा रहा हो, 1 करोड़ रुपया अनाउंस कर दिया जी, उसकी बहन को सरकारी नौकरी दे दूंगा। दो मुंही बात करते हैं, दोगली बात। क्योंकि अब जो वो किसान कह रहे हैं कि जी मुकदमा दर्ज करो, 5 दिन हो गए लास्ट को रखे हुए, किसान आगू कह हुँ, रहे हैं जी आपने तो हमें भेज दिया वहां पे, वहां तो आगे से बहुत कुछ आ रहा है, तो अब मुकदमा दर्ज कर दो हरियाणा पुलिस पे। तो मुकदमा दर्ज नहीं कर रहे। तो किसान जथेबंदियों वाले आज की डेट में इनके भगवंत मान की तरफ देख रहे हैं कि जैसे कि कब ये मुकदमा दर्ज करेंगे, हम उसका संस्कार करेंगे। दूसरा, इन्होंने कह दिया जी 1 करोड़ देंगे। वो किसान जथेबंदियों वाले कहते हैं हमने अभी 1 करोड़ भी नहीं लेना जी तुम्हारे से। क्योंकि पहले पंप मार दिया जी, चलो चलो कोई बात नहीं हम बैठे हैं, हम मुख्यमंत्री हैं। तो अब जब देख लिया कि मुकदमा किस पे दें जी, तो दोगली नीति में क्या बता रहा था कि पंजाब में अगर किसी पुलिस मुलाजिम की किसी मुकाबले में या कहीं पे उसको कोई गैंगस्टर गोली मार गया, तो ये भगवंत मान जी ने अनाउंस किया है 1 करोड़ रुपया देते हैं जी। 2 करोड़ रुपया उस परिवार को मिलता है, एक एचडीएफसी बैंक में उसका इंश्योरेंस होता है, वहां से मिलता है, 1 करोड़ पंजाब सरकार देती है। बिल्कुल ऐसे ही कोई फौज का जवान पंजाब का शहीद हो गया बॉर्डर पे, जब उसकी लाश पंजाब में आती है तो भगवंत मान जी 1 करोड़ रुपया देते हैं, सॉरी जो चीज देते हैं मैं बोलूंगा। तो 1 करोड़ रुपया कर दिया पुलिस मुलाजिम के शहीद होने पे, 1 करोड़ कर दिया जी किसान के शहीद होने पे। तो अगर वहां पे कोई पुलिस मुलाजिम शहीद होता है तो उसको भी 1 करोड़ देंगे, और अगर पुलिस मुलाजिम की गोली से कोई किसान शहीद होगा तो उसको भी 1 करोड़ रुपया देंगे जी। एक तरफ के तो हो जाए, जहां पुलिस के हो जाओ जहां किसानों के हो जाओ। दोगली राजनीति कर रहे हैं यहाँ पे भगवंत मान जी। तो उनको शेल्टर कर रहे हैं वहां पे,
जो नहीं है, इन्होंने थोड़े दिन पहले गाड़ियां ली थी, एम्बुलेंस वहां पे लगा दीजिए। अगर पुलिस वहां वो अथरू गैस के गोले छोड़ रहे हैं तो जल्दी जल्दी उठाओ इनको, गाड़ी में बैठाओ, हॉस्पिटल लेके जाओ। कहते हैं जी ये हमारा फर्ज बनता है। भाई फर्ज तो तुम्हारा वो भी बनता है कि तुम बॉर्डर पे इकट्ठा ना होने दो। 5,000 सही। किसान होंगे, 10,000 होंगे, 3 करोड़ हुँ, लोगों की बारे में वो बात करने वाले कौन होते हैं? 10,000 किसान। और 3 करोड़ लोगों की बात सारे पंजाब में और अब्रॉड में कहीं भी देशों विदेशों में इन्होंने किसानों की वजह से, कुछ किसानों की वजह से इन जो 8-10 हजार जो बैठे होंगे, सारे सिख कौम का जो ग्राफ था वो नीचे गिर रहा है। लोग सोच रहे हैं ये पगड़ीधारी हैं जो सारे सिख हैं, और सिख है आतंकवादी हैं। हमारी सिख कौम का नाम डे बाय डे नीचे कर रहे हैं ये सिर्फ इसी एजुटेशन से। जो लोगों की खजल, जो लोग खजल खुआरी होती हैं, जो लोगों को रास्ते चेंज करके जाना पड़ता है सारा सारा दिन। हमारा कोई रिश्तेदार बाहर से आना था, एयरपोर्ट पे बाहर से एयरपोर्ट आया, 65,100 की हमने कार करके दी उसको, एक तरफ की। दोनों तरफ का 13,000 रुपया बन जाता है उस हिसाब से। तो वो लेके भी कहाँ से है, सीधा यहाँ दिल्ली से लुधियाना आना था, पहले पंचकुला लेके गए, यमुनानगर से, कुरुक्षेत्र से होके यमुनानगर गए जी, यमुनानगर से पंचकुला होते हुए वापस पंजाब लेके आए। जो 300 किलोमीटर वाला सफर है वो 500-600 का बना दिया। किनकी वजह से? पंजाब सरकार का फर्ज नहीं बनता कि भाई एक रास्ता दे दो, किसानों को आगे वो जाने नहीं देंगे, लोगों को आने जाने के लिए तो खोल दो यार, बॉर्डर तो तुमने आप बना लिया। तो स्टेटमेंट क्या दे रहे हैं? खुद भगवंत मान जी की मैंने स्टेटमेंट सुनी कि भाई तुसी भी इधरों भी ला लो, बंद कर दो बॉर्डर, तारें लगा दो। उधर पाकिस्तान वालों ने भी लगा दिया। फिर हमने देखना है जी, हमने किस तरफ से बॉर्डर खोलना है। खोलना है भाई, तुझे किसने मना किया है? तो खोलो, जाओ पाकिस्तान जिसने जाना है। किसान स्टेटमेंट दे रहे हैं कुछ, हमें जी 25 किलोमीटर पाकिस्तान है, 300 किलोमीटर दिल्ली है, तो भाई चले जाओ जिसने जाना है पाकिस्तान। फिर वापस आने की मत सोचना कि पाकिस्तान से वापस आ जाओगे तो हम इंडिया में दाखिल होने नहीं दे देंगे। जहाँ दिल्ली है, अगर वो सरकार आपके लिए कुछ करना चाहती है, उसके दिल में रहम है, वो समझ अपने आप को, किसानों को अपना समझते हैं, तो जरूरी नहीं कि उनके लाठी मारी जाए हर बारी। सही कह रहे हैं आप। एक और बात है, जो संगठन इस समय शंभू बॉर्डर पर हैं, मीन्स इनके जो जत्थेबंदियाँ जिनको आप कह रहे हैं, इनके दर्शकों को मैं दर्शकों के लिए समझना चाहूँगी कि इनके हेडक्वार्टर कहाँ हैं? मतलब ये कौन से शहर में ज़्यादा इनका दबदबा है, देखिए, इन जत्थेबंदियों का? जथेबंदियां हमारे यहाँ लुधियाने में भी है, भारतीय किसान यूनियन का, लेकिन वो हुँ, इसमें कोई इंटरफेयर दखल नहीं दे रही, इनके साथ नहीं है। वो हमारे गांव गांव है लखोवाड़, वहां उन्होंने हुँ, बनाया हुआ है। शहर में भी दफ्तर बनाए हुए हैं, क्योंकि बड़े बहुत बड़े स्तर पे इनके ऑफिस हैं। ये जो जत्थेबंदी हैं संगरूर, बरनाला, मानसा, बठिंडा, इस तरफ की हैं। जो लड़के की डेथ हुई थी वो भी बठिंडे का रहने वाला था। तो ये सारे गांव लगते हैं हरियाणा की तरफ। जब हम हरियाणा को जाते हैं तो यही गांव आएंगे जी। आगे मानसा, बठिंडा बिल्कुल बॉर्डर पे है हरियाणा की, संगरूर। तो इनके इनके दफ्तर भी हैं, अपने ऑफिस हैं बकायदा, और इनकी गांव गांव में कमेटियां बनी हुई हैं। मेरे गांव में भी कमेटी बनी हुई है, लेकिन मेरे गांव में किसान इतने एक्टिव नहीं है, क्योंकि यहाँ मेरे गांव बिल्कुल शहर के समीप है, तो जहाँ की ज़मीन ज़्यादा महंगी है। मेरे गांव वाले तो सभी किसान खेती भी करते हैं, तो सिर्फ 10 दिन के लिए, उसके बाद वो बिल्कुल फ्री हैं। तो वो ऐसे धरनों प्रदर्शनों में कम ही जाते हैं, अगर जाते हैं 10-20 लोग जाते हैं। लेकिन ये गांव हैं जो बिल्कुल भोले वाले लोग हैं, बठिंडे के बहुत पहले पछड़े हुए लोग थे। मानसा वाले बहुत पछड़े हुए लोग थे, वहाँ जमीन थी, सिर्फ खेती होती थी, ये गेहूं और चावल तो होता ही नहीं था वहाँ पे। ठीक है जी। तो वहाँ खेती होती थी कपास की, अभी तक कपास की खेती हुई है, कभी मूंगफली की होती थी। ऐसी फसलें उगाते थे वो, रेतली जमीनें थी टिब्बों वाली। तो वो हुँ, जैसे जमीन थी वैसे ही वो लोग थे बेचारे, बूढ़े बड़े लोग। तो किसान जत्थेबंदियों के आगू हैं जो सभी चुस्त चलाक हैं जी, पढ़े हुँ, लिखे हुँ। भी हैं सभी। तो आपने देखा जब पिछला किसान एजिटेशन हुआ, तो किसान तो बैठे हैं टेंटों में, जी। तो किसान जत्थेबंदियों के आगे ही रहते थे 5 स्टार होटलों में। इनका 5 स्टार होटलों का बिल आया तो पता लगा जी 35-35 लाख के महीने का बिल है। तो कहाँ से आ रहा था? कुछ बाहर बैठे खालिस्तानी एलिमेंट्स दे रहे थे, कुछ हमारे गांव गांव के लोग वहां पे पैसा इकट्ठा करके दे रहे थे। बात तो सारी पैसे इकट्ठे करने की है। किसान
लड़का मर गया शुभकर्ण सिंह, जगजीत सिंह डल्लेवाल भी कहता कि मैं आगे जा रहा हूं जी, उसके गोली क्यों नहीं लगी? तो लोगों के बच्चे ही मरवाने हैं इन्होंने। इनका काम ही यही है कि भाई आप बच जाओ, आप क्यों हर बार सेफ हो जाते हैं? जी, जी। जो दूसरी डेथ्स हुई हैं वहां पे, वो बुजुर्ग थे, उनकी सिर्फ एक एज लिमिट की वजह से डेथ हुई है। उनकी डेथ को ये नहीं आया कि किसी ने गोला मार दिया, उनके एथ्रू गैस के गोले से मौत होगी, नहीं। उनकी डेथ नॉर्मल है, डेथ रेशियो है हमारे। जब पिछली बार कहते हैं कि जी 500 550 लोग वहां पे शहीद हो गए किसान एजिटेशन में, तो वहां 1 लाख के करीब लोग बैठे थे तब। डेली सेल्फी युग चलता था, लोग आते जाते रहते थे जी। तो वहां भी ऐसा था, जो ज्यादा बुजुर्ग थे उनकी एज के हिसाब से डेथ तो होनी है ना। डेथ रेशो अगर 1 लाख ही लोग बैठे होंगे, उसमें डेथ तो वैसे ही होगी, रेशो तो जी, वही जी। रहेगी ना, डेथ रेशो। जी, सही कह रहे हैं। बुज़ुर्ग लोगों को तो सर्दी वग़ैरह में जल्दी बीमार होने का भी खतरा बना रहता है ना, तो ये भी कुछ वजह हो सकती है। मैं आपसे ये बिल्कुल। जानना चाहूँगी कि निहंगों की भूमिका भी बड़ी विवादित है इस बार। मैंने कुछ वीडियोज़ देखे जिसमें निहंग जो है मस्जिद में जाकर के नमाज़ अदा कर रहे हैं। क्या हो रहा है ये? देखिए, जो निहंग सिंह है, ये हुँ, हमारे बहुत सारे ग्रुप हैं निहंग सिंह को। जो गुरु गोबिंद सिंह ने फौज थापी थी, जो फौज बनाई थी, ये वही फौज हुँ। है निहंग सिंहों की। इनका काम है, जो उस टाइम काम था, जबर जुल्म के खिलाफ लड़ना। जी, और जब कोई ऐसा एजिटेशन आ जाता है, तो इनको भी लगता है कि ये कोई जबर जुल्म हो रहा है, जैसा इनको हुँ, समझाया जाता है। हुँ, तो हुँ। ये उसका साथ देने के लिए वहां पे चले जाते हैं। तो आम आदमी जो वहां पे हैं, जो कुछ किसान हैं, किसान भी कई क्वालिटी में है, क्वालिटी है किसानों की। एक तो वो गरीब किसान है जो सिर्फ अपनी खेती छोड़ के गया 2-3 दिन के लिए वहां पे। एक अमीर किसान है जो पजेरो के पीछे ट्रालियां वैनिटी बैंस लेके जा रहे हैं, जी, वो भी किसान है वहां पे, 10-10 लाख के ट्रैक्टर लेके जा रहे हैं अपने। और ट्रालियों को उन्होंने पक्का ही रखा हुआ है इसी काम के लिए। भाई चाहे धरना प्रदर्शन हो, चाहे कहीं गुरुधामों के दर्शन करने जाने हो, वो ट्रालियां उनकी पक्की ऐसे ही रहती हैं, बनी बनाई। तो निहंग सिंहों का क्या पाक है? आम आदमी के पास तो झंडा होगा जी, डंडा होगा, डंडे में किसान यूनियन का झंडा होगा। निहंगों के पास पहले ही शस्त्र होते हैं पूरे, कृपान होगी, भाला होगा जी। तो ये आगे चले जाते हैं। इनको होता है कि जी हम खुलवा देंगे। तो जो साहब ज्यादातर घोड़ों पे होते हैं, इनकी जो सवारी है वो घोड़े होते हैं। तो जा देखिए, घोड़े ने किसी घोड़े से वैसे ही आम लोग डरते हैं पास से निकलने से। एक कहावत भी है कि पुलिस के अगाड़ी घोड़े के पिछाड़ी कभी नहीं निकलना चाहिए। तो जी, वैसे ही लोग डरते हैं। जब पुलिस की तरफ जाते हैं कृपान लेके, पुलिस को क्या ऑर्डर है कि गोली मार दो? गोली मारने का तो ऑर्डर ही नहीं है जी। पुलिस को ऑर्डर है कि सिर्फ इनको रोकना है। तो ये शस्त्र पिछली बार भी आपने कितनी देखी वहां पे, ये गतका खेलते हुए कृपाने लहराते हुए जाते हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर पंजाब में 50,000 निहंग सिंह है, तो कम से कम 40,000 निहंग सिंह के पास अपनी जमीन ही नहीं है। और नहीं सभी मेरा का मे मीका जी मेरा हाँ जी, हाँ सवाल ये था कि निहंगों को मैंने एक निहंग को देखा कि उसने मस्जिद में जाके नमाज़ अदा की। वो क्या खेल बिल्कुल है? जी। मतलब क्या मतलब कुछ मुस्लिम्स लोगों को भी क्या यूज़ कर रहे हैं पगड़ियाँ बाँध कर के, क्या कहते हैं? नहीं, वो किसी को मैंने भी वीडियो देखी थी, किसी को पगड़ी पहना रहे थे वहां पे, मुसलमान को। हुँ, ठीक है जी। देखिए, हमारे धर्म में श्री गुरु ग्रंथ साहब में लिखा हुआ है, सब सांझी बाल सदायन कोई ना दिसै बाहरा जियो। हमारे गुरु नानक साहब ने बाणी है, हुँ, हमारे जितने गुरु साहब की बाणी है, भक्तों की बाणी है, भट्टों की बाणी है, हमारे गुरु ग्रंथ साहब में बाबा फरीद जी की बाणी है, वो मुसलमान थे। ठीक है, भगत कबीर जी की बाणी है। ये गुरु ग्रंथ साहब में सभी धर्मों के लोगों की उस टाइम गुरु साहब ने बाणी कलेक्ट की, एकत्र की। तो उसे जी, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का नाम दे दिया। तो हमारे धर्म में ये लिखा हुआ है कि भी जात पात से हमें को निकाला गया, हमारे गुरु साहब ने सारी जिंदगी लगा दी अपनी। तो अगर कोई निहंग सिंह किसी मस्जिद में जाके चला भी गया, तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये तो मानने या ना मानने वाली बात है। जब हमें हमारे गुरु साहब ने ऑर्डर कर दिया कि सिर्फ हुँ, मानस की जात सब है, एक के पहचान वो,
ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸ ਦੀ ਜਾਤ ਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਦੇਖਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, परंतु इन्हों का मोटिव की सीगा, इनका अपना क्या मोटिव है ये यही जानते हैं कि किस पर्पज से गए हैं। लेकिन अगर धार्मिक तरीके से देखें तो ठीक है जी, हम मंदिर भी जा सकते हैं, मस्जिद भी जा सकते हैं, हमें कोई मनाही नहीं है। हमारे तो धर्म ने कहा है कि सभी एक हैं। नहीं, निहंगों की बात मैंने इसलिए अंडरलाइन कर रही हूँ क्योंकि प्रदर्शन के दौरान एक निहंग का वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था, जिसने ये कहा था कि वो बहुत अच्छा तीर कमान चलाता है और ये जो ऊपर ड्रोन चल रहा है, इसको मैं अपने तीर से नीचे भी गिरा सकता हूँ। देखिए, पिछली बार जब किसान एजुटेशन हुआ था तो आपने देखा होगा निहंग सिंहों ने एक लड़के को ये टांग और हाथ काट के वहां पे टांग दिया था जी, वहां पे कि ये हमारे बेअदबी करने आया है। तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है इस चीज में। निहंग सिंहों के पास अगर तीर कमान है, वो ड्रोन उसका निशाना अच्छा है, तो वो कहते हैं कि हम ड्रोन को नीचे ले आएंगे, उसके मार के। देखिए, शस्त्र विद्या में तो ये निपुण होते ही हैं, शस्त्र विद्या इन्होंने ली होती है। जो खालिस्तानी एलिमेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं इनको आगे भेजते हैं ताकि वहां माहौल गर्म हो, जो असली मोटिव है। और इनको ज्यादा पता नहीं होता निहंगों को, तो इन्होंने जाके जी आगे अगर एक जैसे वहां पे आदमी को मार के टांग दिया जी। ये पिछली थोड़े दिन पहले जहां फगवाड़ा में घटना हुई गुरुद्वारा साहब में, वो रमन सिंह निहंग था, मंगू मठ वाला, उसने जो लड़का आया था अंदर उसको मार दिया जी। जी जी। तो ये ऐसी ही कौम है कि इनको सिर्फ लड़ने के लिए आगे किया जाता है, और इनके पीछे कौन है? वो खालिस्तानी एलिमेंट्स हो सकते हैं, क्या पता। इनको किसी भी इतने में लोगों में से क्या किसी की पहचान होगी, किसको पन्नू ने हायर किया हुआ है, किसको नहीं किया हुआ। इस किसान एजिटेशन में ये तो कह रहे हैं कि तीर से मार देंगे। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, 3 निहंग सिंह आगे जा रहे हैं और पुलिस वालों के पास जाके गतका ऐसे कर रहे हैं जी। भाला मारने लगा था तो उन्होंने हवाई फायर किया, तो फिर भागे भागे आगे। अरे हमारे गोली लगी किसी के भी नहीं थी। तो जी जी। ज्यादा किसी ना किसी का पीछे से यही मोटिव होता है कि निहंग सिंहों को आगे कर दो, ये लड़ने वाली कौम है, इससे जो डर के दूसरे लोग भाग जाएंगे। जहां पटियाले की घटना हुई थी वहां निहंग सिंहों को कोई रोकने लगे, पुलिस वालों ने गुट्टी काट दिया जी उसका। जब ऐसी वीडियो जो भी पुलिस वाला देखेगा वो तो बचेगा ही ना, डर के रास्ता देगा ही इनको। तो ज्यादा इनका जो इस्तेमाल किया जाता है वो रास्ता खुलवाने के लिए, लड़ने के लिए इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। मीका जी, एंड ऑफ दिस शो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये डर्टी गेम जो है ये खत्म कैसे होगा? देखिए, किसान पहले क्या सो रहे थे, किसान जत्थेबंदियों वाले। जब ये 2024 की इलेक्शन आई तभी ये मुद्दा उठ के खड़ा हो गया जी, एमएसपी का। तो 5 मीटिंगें हो गई चंडीगढ़ में, सेंटर के 3 कैबिनेट मिनिस्टर भी आ गए, किसान जत्थेबंदियों के साथ मीटिंग भी कर ली। जब फाइनल कर दिया कि जी हम एमएसपी कैसे दे सकते हैं, इन फसलों का हम आपका किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करवा सकते हैं, तो कहते हैं जी 2 दिन का टाइम दे दो। अगर ये डिसीजन मेकर यही है तो डिसीजन उसी वक्त लेते हैं जी, हमें मंजूर नहीं। वहां से आगे, वहां पे आगे कहा, सीधा शंभू बैरियर पे, वहां पे इकट्ठ कर लिया जी। इकट्ठ करके लोगों से पूछने लगे, भाई ये कह रहे हैं मंजूर है, तो लोग क्या समझते हैं ये अंदर कोई सौदा करके आ गए जी, सेटिंग करके आ गए। तो जो खालिस्तानी एलिमेंट्स है उन्होंने तो कहना है कि जो अंदर किसानों के बेस में छुपे हुए हैं, उन्होंने कहना हमें को मंजूर नहीं है जी। तो एक कहता है हमको मंजूर नहीं है, दूसरा कहता है हमको मंजूर नहीं है। तो किसान आगू ने कह दिया जी हमको मंजूर नहीं है। सारा फोकस 2024 की मोदी साहब की इलेक्शन पे है कि जी उनको प्रॉब्लम कैसे क्रिएट की जाए। क्योंकि मैंने 2 दिन पहले वीडियो डाली थी डल्लेवाल की, वो कहता है जब पिछली बार किसान एजिटेशन हुआ था तो मोदी जी तकरीबन मानने वाले थे क्योंकि यूपी की इलेक्शन सिर पे थी। तो अगर ये किसान एजिटेशन ये 15 दिन और बैठे रहते तो हम सारी मांगे मंगवा के उठते। तो इनको पता है कि भाई आगे इलेक्शन आ रही है, सीट इन्होंने चाहे 1 देनी है, पता नहीं 2 देनी है पंजाब में से, ये नहीं पता किसी को क्लियर। लेकिन मांगे हैं, जो मांगे बहुत मनमानी है। वो तो भूल ही जाएंगे ना जी मोदी जी ने क्या क्या कर दिया हमारे लिए, सिख कौम के लिए। अगर ऐसा है कि अब अगर हमने किसी से दुश्मनी भी होती है ना पंजाब में, कई बार हम सोच लेते हैं यार उसके घर शादी रखी हुई है, उसकी लड़की की शादी है, कोई बात नहीं 2 महीने बाद में दुश्मनी निकाल लेंगे। यार ये कैसे किसान है?
जो इलेक्शन के टाइम ही कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि अब तो ये इनको करना ही पड़ेगा। हुँ, अगर हुँ। इस बार मोदी जी झुक गए, देखिए जो जायज मांगे हैं हम भी कहते हैं मांगनी चाहिए, पंजाब की बहुत सी जायज मांगे हैं, लेकिन मैंने पहले भी काफी इंटरव्यू में कहा है कि 40-50 मांगे इकट्ठी कर लो। ये थोड़ी के 3 महीने 6 महीने बाद एक नया धरना, फिर तो ये दुकानदारी हो गई कि अभी धरना लगाएंगे पैसे आएंगे। हुँ, हुँ। हम मांगे क्या है, हमारे पास हमारी राजधानी नहीं है, हमारे पास पंजाब के पास पंजाब के पानियों का मुद्दा है। गुरु साहब की बेअदबी हो रही है, बार बार कोई सख्त कानून नहीं बन रहा है। हम गुरु साहब को, श्री गुरु ग्रंथ साहब को अपना हाजिर नाजिर गुरु मानते हैं, देहधारी गुरु मानते हैं हम। अगर जो किसी आदमी को मारने की दफा बनती है 302 की मर्डर केस में, तो वही दफा श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बेदबी करने वाले के ऊपर भी लगनी चाहिए। अगर ऐसा कानून मांगे तो सही ना सेंट्रल गवर्नमेंट से, जो हमारे आगे भविष्य में भी, लेकिन ये नहीं मांगेंगे। ये मोदी जी ने पंजाब के लिए क्या कर दिया, कॉरिडोर खुलवा दिया जी, ब्लैक सूची खत्म कर दी, यहाँ करतारपुर साहब का जो कॉरिडोर है वो भी खुलवाया, अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहब के स्वरूप लेके आ गए, 9 इंची जहाज में कृपाण जो पहनने की इजाजत दे दी, और जो 6,000 रुपया आ रहा है किसान को, सस्ती दवाइयां मिल रही हैं, हमारी खाद के ऊपर सब्सिडी है, और हमारे ये जो इलाज करवाते हैं 5 लाख का आयुष्मान कार्ड बने हुए हैं, हमारे डायलिसिस के लिए फिर बखरा कार्ड बनता है 5 लाख का, सस्ती मेडिसिन खाने वाली जन औषधि योजना की हमारे पंजाब में बहुत सी दुकानें खुली हुई हैं, जहां से जो कोई अगर अनदर कंपनी की मेडिसिन मिलती है 200 रुपए की, और वहां से हुँ, मिलेगी हुँ। 10 रुपए की। जी। तो जितनी बातें मैं करी जाऊंगा पंजाब के लिए, चाहे ये वीरवाल दिवस कह दिया जी के मनाएंगे, हमें तो चाचा नेहरू का पता था जी, हमें तो ये पता ही नहीं था जी लोगों को। अब जो अगर वीरवाल दिवस मनाया तो उस पर भी इतराज है जी, वीर क्यों लिखा उनके आगे, साहबजादे क्यों नहीं लिखे? तो वीर क्या कोई गलत बात लिख दी? वीर सही बात है। साहबजादे तो साहबजादे तो हम पंजाबी समझ सकते हैं ना, वीर तो हुँ, सारी दुनिया समझेगी ना जी, सारा बिल्कुल। भारत समझेगा कि वीर किसको कहते हैं, वीर योद्धा वीर किसको कहते हैं हम। लेकिन नहीं, जो कर रहे हैं ना वो, उसको भी ये कहते हैं नहीं यार इसने अच्छा नहीं किया, तो फिर तो भाई तुम वो एहसान फरामोश वाली बात होगी तुम्हारी। जी, जी। लेकिन बिल्कुल ये धरना प्रदर्शन पंजाब में इसी तरह रहेंगे, क्योंकि मुद्दे हैं बहुत बड़े पंजाब के। कोई हुँ, हुँ। ऐसा ये एक सिख पैदा ही नहीं कर सके सभी इकट्ठे होके, कोई ऐसा ग्रुप ऐसा एक सिख नहीं बना सके। 32-33 ग्रुप इनके बन गए, 32 तो ये पहले थे, 3 ये 35-36 हो गए किसान यूनियन के। ये तो अपना एक मुखी नहीं चुन सके, सारा पंजाब जी, इकट्ठा होके अपना एक मुखी नहीं चुन सका जो जाके मोदी जी से बात कर सके, भाई हमारे पंजाब के ये मुद्दे हैं आप हल कर दीजिए। इतने तो मोदी जी ये कहते हैं ना कि मोदी जी बुरे हैं, इतने तो बुरे नहीं है ना कि इनके मुद्दों की तरफ ध्यान नहीं देंगे। तो जो जी, जी। बातचीत से बात, जो वैसे भी, बस 1 मिनट लूंगा जी, जो चीज बातचीत से हल हो सकती है, मीटिंग से टेबल पे आके, तो वो पहले ये धरना प्रदर्शन करते हैं, बाद में टेबल पे आते हैं। इनको तो रास्ता ही नहीं पता कि रास्ता क्या है। पहले टेबल, अगर टेबल टॉक नहीं से चलती, तो हमारे जो राज्यपाल जी दिए होते हैं हमारे स्टेट को, जो भी सेंट्रल सरकार के से हमने कुछ मांगना हो, कोई किसी सरकार की, पंजाब सरकार की शिकायत करनी हो, जो सेंट्रल सरकार के सामने डिमांड्स लेनी हो, पहले वो राज्यपाल जी को पत्र दिया जाता है। ये तो अभी तक नहीं राज्यपाल जी के पास गए, तो घेरना किसने सही? एमएसपी तो पंजाब सरकार भी चुटकियां बजाती थी, जहाँ के कैबिनेट मिनिस्टर है जी, बिल्कुल। हमारी सरकार बना दो 5 मिनट में, अनमोल गगन मान जी कहती थी 5 मिनट में एमएसपी दे देंगे। तो अब हुँ, जब हुँ। किसानों ने मांग ली एमएसपी, तो उनको भेज दो जी दिल्ली। पहला फर्ज बनता था पंजाब के सीएम का घेराव करना किसानों का, दूसरा फर्ज बनता था पंजाब के राज्यपाल का। अगर मीटिंग्स में काम नहीं चलता तो फिर कहते थे जब दिल्ली चले जाएंगे जी, 15 मिनट का 10-5 मिनट का काम है जी बॉर्डर क्रॉस करना, तो भाई कर हुँ, लो हुँ। फिर बॉर्डर क्रॉस। ये बहुत बातचीत से कुछ नहीं लेना चाहते, डंडे के जोर से लेना चाहते हैं। तो डंडे के जोर जी, से तो जी अगर हमने किसी से पैसे अपने भी लेने हो ना, तो मुंह भी नहीं देता। जी, जी। बहुत सही कहा आपने और पंजाब की जो एक्चुअल सिचुएशन है, जो किसानों के आपने कहा कि इनके कंधों का इस्तेमाल कर रहे हैं विदेशों में बैठे हुए लोग, इसलिए ये वहाँ बैठे हुए हैं। सारी जानकारी आपने मेरे दर्शकों को दी और मेरे शो के लिए जो समय निकाला, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय थैंक्स जी, भारत। थैंक्स जी, थैंक यू। थैंक्स, जय हिंद।
जय भारत।